नमस्कार बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज जिला सीहोर से। हम आज कक्षा 12वीं के अध्याय 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में हेलो एरीन के बनाने की विधियां कौन सी होंगी, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के भौतिक गुणों में तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है। तो आज हम इस बात के लिए तैयार हों कि हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ 10 जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, हमने पहले हेलो एल्केन बनाने की विधियों पर विस्तार से चर्चा की। आज हम हेलो एरीन के बनाने की विधियों पर पूर्ण रूप से बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हेलो एरीन बनाने की 2 विधियां आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं। पहली विधि है हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा, और दूसरी विधि है एमिनो से सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यह एक विस्तार से समझने की योग्य क्रिया है, अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब कभी आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अपने साथ अपनी पाठ्यपुस्तक को साथ में रखें और साथ साथ कुछ अवधारणाओं को समझने के साथ लिखने का भी प्रयास करें। और एमिनो से सैंडमेयर अभिक्रिया का भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, जिसमें हम जान पाएंगे कि कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण एक अभिक्रिया जिसका नाम सैंडमेयर अभिक्रिया है, इसे आप समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बनिक रसायन में अधिकांशतः हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण के साथ पूछी जाती हैं, अतः मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी बच्चे इन्हें लिखने का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करते रहें। हम आते हैं हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एरीन के संश्लेषण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं एरिल हैलाइड तथा ब्रोमाइड का विरचन या निर्माण आयरन क्लोराइड अर्थात FeCl3 अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल। जैसा कि आप जानते हैं, लुईस अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में एरीनो के क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सरलता से किया जा सकता है। अतः आप इस बात को गौर कीजिए, एरिल हैलाइड या एरिल ब्रोमाइड अर्थात हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हेलो एल्केन या हेलो ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर उपस्थिति होगी एक ऐसे लुईस अम्ल की जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जब कभी हम एरीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जिन्हें हम एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड या एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एरीन का निर्माण जब हो रहा है तो आप प्रथम समीकरण में देख सकते हैं कि यह एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन की नाभिक है। बेंजीन की नाभिक के प्रत्येक सिरे पर 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन के साथ एकांतर क्रम से एकल एवं द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यहां पर इस ब्रोमीन का योग होता है और FeBr3 अर्थात फेरस ट्राइब्रोमाइड या लुईस अम्ल की उपस्थिति के कारण यह ब्रोमीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके प्रथम स्थान पर बैठ जाता है और ब्रोमो एरीन बनाता है। यहां पर साधारण नाम में हम इसे ब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, द H has been replaced by the Br, कहने का अभिप्राय यह है कि हाइड्रोजन का Br के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ, फलस्वरूप एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन
Br के साथ चला गया और हाइड्रोजन के स्थान पर जो रिक्ति बनी उस पर Br स्थापित हो गया। इसी प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में भी यह क्रिया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो नीचे की अभिक्रिया दिखाई दे रही है यह इस प्रकार के हैं कि यहाँ द्विबंध युक्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक अणु लिया जिसमें निकटवर्ती कार्बन के दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित है और Br2 या ब्रोमीन से इसका योग हो रहा है। जैसे ही निकटवर्ती दोनों कार्बन का द्विबंध टूटता है तो उस एक बंध के टूटने से दोनों कार्बन के पास एक एक मुक्त संयोजकताएं प्रकट होती हैं। उन मुक्त संयोजकताओं पर दो ब्रोमीन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और डाइब्रोमो एरोमेटिक या चक्रीय यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम ऊपर वाली अभिक्रिया देखते हैं तो वहां पर प्रतिस्थापन है, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया में हमें योगात्मक अभिक्रिया दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लिखा है 2Br हैव बीन एडेड टू द डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध पर दो ब्रोमाइड परमाणु जुड़े हैं। हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा विस्तार से चर्चा करने के लिए हम पुनः इस अभिक्रिया को देखेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि बेंजीन नाभिक से जब किसी अवस्था पर एक मिथाइल समूह लगा हो तो उसे हम टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन पर हेलोजन अणु की योगात्मक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में आयरन या लोहा लिया गया है। यह क्रिया अंधकार में होती है और समान मात्रा में दो समावयवी बनते हैं। एक समावयवी जिसमें मिथाइल समूह के निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हेलोजन प्रतिस्थापी होता है, जबकि एक न्यूनतम दूरी से अधिकतम दूरी तक जाता है। इस प्रकार दो समावयवी प्राप्त होते हैं जिसे हम ऑर्थो हेलोटोलुइन और पेरा हेलोटोलुइन कहते हैं। यहाँ पर X का अभिप्राय क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है। ऑर्थो और पेरा समावयवी को जब मिश्रण प्राप्त होता है तो उनके गलनांकों में अधिक अंतर होने के कारण सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में चक्रीय अर्थात एरोमेटिक अर्थात एरीन चक्रीय या एरोमेटिक या एरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है तो दो हेलोजन परमाणु में से एक हेलोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और इस प्रकार दो समावयवी ऑर्थो एवं पेरा बनते हैं। और इन दोनों ऑर्थो और पेरा समावयवी के मिश्रण में से उनके गलनांकों में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें पृथक किया जा सकता है। अब हम चलते हैं उस प्रक्रिया पर जो कक्षा 12वीं के लिए एक महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म या अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानने के लिए हम इस स्लाइड पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा हेलोएरीन के निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित दिए गए पदों की विस्तार से बात की जाती है। प्रथम पद में बेंजीन नाभिक हेलोजन अणु के साथ किसी हेलोजन वाहक, जैसे हमने अभी बात की थी लोहे के क्लोराइड या ब्रोमाइड अर्थात FeCl3, जिसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल और हेलोजन अणु के बीच में एक विघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे असमांश विदलन के कारण एक हेलोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और एक हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण हेलोजन परमाणु आयरन ट्राइक्लोराइड या फेरक क्लोराइड के साथ जुड़कर ऋणात्मक भाग में दर्शाता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। जब कभी हेलोजन के दोनों परमाणु के
विघटन से, हेलोजन के दोनों परमाणु के विघटन से एक उच्च विद्युत ऋणी होने के कारण विषमांश विदलन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, फलस्वरूप ऋणावेश उत्पन्न होता है। यह ऋणावेश युक्त हेलोजन परमाणु लुईस अम्ल के साथ अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में अलग हो जाता है। साथ ही एक हेलोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अभिक्रिया के द्वितीय पद में आप देख पा रहे हैं किसी बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। निकटवर्ती दोनों हाइड्रोजन के साथ अब एक हेलोजन परमाणु का धनात्मक भाग अभिक्रिया करने आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों हेलोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता होने के कारण मध्यवर्ती लुईस अम्ल के साथ यह अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में उपस्थित होता है। अब अगली और तीसरी पद में जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व विघटित होगा, चूंकि हेलोजन परमाणु के यहां पर आने से इस द्वितीय क्रम के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, तो हम ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण एक कार्बन पर आंशिक धनावेश और दूसरे कार्बन पर हेलोजन परमाणु की अधिकता हो जाती है और यह अणु एक अस्थिर या अस्थायी रूप से प्रकट होता है, जो तुरंत ही समायोजित होकर आयरन के ट्राइक्लोराइड को पृथक कर देता है और हाइड्रोजन के साथ एक हेलोजन परमाणु को अलग करके स्वयं हेलोएरीन्स में रूपांतरित हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया में अभिक्रिया विधि को जानने के लिए हम पुनः एक विचार करते हैं कि जब हेलोजन के साथ किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का योग होता है तो प्रथम पद में हेलोजन अणु का किसी हेलोजन वाहक या लुईस अम्ल के बीच एक अंतरक्रिया होती है, जिससे अभिक्रिया मध्यवर्ती बनते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती उस बेंजीन नाभिक पर आक्रमण करते हैं और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को व्यवस्थित करने के बाद अंत में उत्पाद के रूप में हेलोएरीन बनाते हैं और अभिकारक के साथ जो हमारा उत्प्रेरक होता है वह भी अलग हो जाता है। तो बच्चों, इस क्रियाविधि को आप अपनी पुस्तकों के साथ साथ किसी संदर्भित बुक्स में भी देख सकते हैं और वहां से भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। समस्या होने पर आप अपने विषय के शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया कक्षा 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसी न किसी रूप में परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है, अतः आप इसका अभ्यास करें और ये जाने की वास्तव में सैंडमेयर अभिक्रिया के महत्वपूर्ण पद कौन से हैं। तो हम पदों के बारे में देखें तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में, कहने का अभिप्राय ये है, जलीय खनिज अम्ल का मतलब ये है कि ऐसे अम्ल जिन्हें हमने पानी में, जल में घोला है और उसका तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया है। तो जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में विलय करके किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अधिकृत किया जाता है तो डायएजोनियम लवण बनते हैं। बच्चों, आपको ये बात जानना है कि हमारे रसायन विज्ञान में कभी नाइट्रोजन को एजो के नाम से और कभी एस या सल्फर को थायो के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम पद में खनिज अम्ल के साथ किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ न्यूनतम तापमान पर, अर्थात यह तापमान 0 से 5 डिग्री तक होता है, न्यूनतम तापमान पर इसे हम अधिकृत करते हैं। और द्वितीय पद में ताजा बने डायएजोनियम लवण, अर्थात जिसे ही हम डायएजोनियम लवण प्राप्त करते हैं, इसको क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन के साथ मिलाने पर डायएजोनियम का समूह क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया के दो पद हैं, जिसमें प्रथम पद में डायएजोनियम लवण बनते हैं और द्वितीय पद में डायएजोनियम समूह का क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया के दो पद यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
सबसे पहले अभी हमने आपसे बात की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, केल्विन में यह तापमान 273 से 278 केल्विन तक होता है। एरोमेटिक एमीन अर्थात चक्रीय कार्बन श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन आरंभिक सदस्य के रूप में हो और बेंजीन के एक सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ा हो, तो ये अमीनो भाग जुड़ा होने के कारण सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मिश्रण को जब धीरे धीरे अभिकृत किया जाता है तो हम ये पाते हैं कि यह बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड अर्थात बेंजीन डायएजोनियम लवण में रूपांतरित हो जाता है। चूंकि यहाँ पर अणु में नाइट्रोजन पर धनावेश की मात्रा, क्लोराइड पर ऋणावेश की मात्रा होती है, अतः यह अणु अस्थायी होता है, लंबे समय तक स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता। तो आप ये समझेंगे कि नाइट्रोजन पर 2 परमाणु होने के कारण यहाँ इसे डायएजोनियम कहा जाता है और एक होने के कारण इसे हैलाइड के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगले पद में जैसे ही बेंजीन डायएजोनियम लवण या बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है तो अगले पद में कॉपर हैलाइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड अर्थात Cu2X2 के रूप में व्यक्त किया गया, जो तुरंत प्रतिस्थापित होकर एरिल हैलाइड का निर्माण करता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः जैसा कि हमने विगत स्लाइड में देखा था कि प्रथम पद में प्राथमिक एमीन पर सोडियम नाइट्राइड और खनिज अम्ल के जलीय विलयन के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन ताप पर यह क्रिया करवाई जाती है तो बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड बनता है। साथ ही बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड के बनते ही जब इसे कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर क्लोराइड के साथ अधिकृत किया जाता है तो एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम हेलोएरीन कहते हैं। तो यह हेलोएरीन के निर्माण की द्वितीय विधि है। सेंडमेयर अभिक्रिया में एक विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आयोडीन द्वारा डायएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती तथा इसे सामान्यतः डायएजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाकर किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि आयोडीन द्वारा डायएजोनियम के समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक इसलिए नहीं होती क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के परमाणु का आकार पर्याप्त बड़ा होता है जो सरलता से विस्थापित हो जाता है। तो भौतिक गुणों में हम चर्चा करेंगे हेलो एल्केन और हेलोएरीन के क्वथनांक एवं गलनांक पर। द्वितीय रूप में सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि हेलो एल्केन के आरंभिक सदस्य साधारण ताप पर गैस जबकि उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ आणविक द्रव्यमान का मान भी बढ़ता जाता है। अतः मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड ये आरंभिक सदस्य हैं जो साधारण ताप पर गैस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये सदस्य द्रव अथवा ठोस हो जाते हैं। हेलोजन परमाणु के आकार एवं द्रव्यमान में वृद्धि के साथ भी क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है, अर्थात हेलोजन परमाणु में क्लोराइड का भार ब्रोमाइड की तुलना में कम है, अतः क्वथनांक कम होते हैं, जबकि ब्रोमाइड में क्वथनांक अधिक होता है और आयोडाइड का क्वथनांक और भी अधिक होता है। एल्किल हैलाइड के क्वथनांक में बढ़ने का क्रम क्रमशः इस बात को दर्शाता है कि न्यूनतम क्वथनांक एल्किल क्लोराइड का, उसके बाद एल्किल क्लोराइड का, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड का और सर्वाधिक क्वथनांक एल्किल आयोडाइड का होता है, क्योंकि क्रमशः क्लोराइड से आयोडाइड तक परमाणु भार बढ़ता जाता है। हम बात करते हैं समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं, क्यों? प्रश्न ये उठता है और अधिकांश कक्षाओं में यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है
प्रतियोगी परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। आज आप इस बात को स्पष्ट कर लें क्या कि समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं। जैसा कि नीचे की स्लाइड में दिखाया गया है, यहाँ पर एक खुली श्रृंखला है, इसे हम ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं, यहाँ पर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं और यहाँ पर नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड कहते हैं। अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या समान है, यहाँ पर हेलोजन परमाणु भी वही है, लेकिन खुली श्रृंखला से श्रृंखला का बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हेलो एल्केन में क्वथनांक का मान कम होता जाता है। सबसे पहले नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन में इसका क्वथनांक 375 केल्विन है और उसके बाद 364 और सर्वाधिक श्रृंखला होने पर 346 केल्विन दिखाई देता है। जबकि यदि हम ऊपर वाली स्लाइड में देखें तो आप ये पाते हैं कि मिथाइल हैलाइड, एथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड और पेंटाइल हैलाइड, आप यहाँ पर क्रमशः 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस अणु का अणुभार भी बढ़ता जाता है। अतः तुलनात्मक अध्ययन ध्यान देने योग्य है कि जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में वृद्धि होती है तो क्वथनांक कम होते जाते हैं, जबकि सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है तो क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। भौतिक गुणों में क्वथनांक और गलनांक पर यहाँ पर हेलोएरीन के मामले में भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। समावयवी डायहेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की अपेक्षा उच्च होते हैं। ऐसा पैरा समावयवी की सममिति के कारण होता है, जिसके कारण यह ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाते हैं। अतः आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि डाइक्लोरोबेंजीन के 3 समावयवी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्रमशः क्लोराइड परमाणु की दूरी बढ़ने के साथ क्वथनांक में कमी होती जाती है। अगला है भौतिक गुणों में घनत्व। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या और हेलोजन परमाणु की संख्या तथा हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अतः द्रव्यमान के साथ घनत्व में वृद्धि होती जाती है। अगला गुण है बच्चों भौतिक गुणों में विलयता। हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं। हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। हेलो एल्केन के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रबलता से दिखाई देते हैं और यदि हम इसे जल में घोलते हैं तो हमें कुछ तापमान की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान पर यह पूर्ण रूप से विलय हो सकते हैं, किंतु साधारण ताप पर जल में अल्प विलय होते हैं। इसी प्रकार हेलोएरीन भी जल में अल्प विलय होते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, जबकि जल की प्रकृति आयनिक होती है। अब हम गौर करें कि हम लोगों ने क्या जाना। हमने आज के इस अध्याय में यह समझने की कोशिश की कि हेलोएरीन में बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। हमने हेलोएरीन पर विचार किया, चर्चा की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की तुलना में हेलोएरीन बनाने की महत्वपूर्ण विधि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, जिसकी हमने क्रियाविधि का अध्ययन किया, उसकी हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। और दूसरी विधि हमने देखी वो है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में 2 पदों का अध्ययन किया। प्रथम पद में डायएजोनियम लवण बनता है। डायएजोनियम लवण किसी प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर सोडियम नाइट्राइड और खनिज अम्ल के जलीय विलयन के साथ न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम डायएजोनियम लवण का निर्माण करते हैं और डायएजोनियम लवण के तुरंत पश्चात हम इसका कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके हम हेलोएरीन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद हमने भौतिक गुणों की चर्चा की।
हमने क्वथनांक और गलनांक पर बात की, हेलो एल्केन के क्वथनांक की बात की, हेलो एरीन के क्वथनांक की बात की, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि इसकी विलयता कैसी होती है, इनके घनत्व क्रमशः कैसे बढ़ते हैं, और हम इस संदर्भ में इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि हम यहाँ पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अभ्यास प्रश्नों के लिए मैंने आपसे आरंभ में कहा था, यह अध्याय 4 अंकों का निर्धारित होता है। इसमें प्रश्न 1-1 अंक के 4 या 2-2 अंक के 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रश्नों का क्रम इस प्रकार से हो सकता है। कारण लिखिए, हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं क्यों, या हेलो एल्केन के घनत्व कम होते हैं क्यों। इस प्रकार 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने को आती है। सेंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आप इस उत्तर में सेंडमेयर अभिक्रिया का विस्तार से वर्णन करेंगे। इसमें दोनों पदों में प्रयुक्त समीकरण को लिखेंगे और हेलो एल्केन के क्वथनांक का क्रम निर्धारित कीजिए। इसके लिए भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि जैसे हमने बताया, जैसा हमने जाना कि हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ यदि वह क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, लेकिन यदि उसमें श्रृंखला बढ़ती जाती है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। अतः हम इस अध्याय में आज जान चुके हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हेलो एरीन के बनाने की विधियां क्या होती हैं और इनके सामान्य भौतिक गुणों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। आप सभी लोग इस बात का अध्ययन करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो का लाभ लेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक पर के साथ अध्ययन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षकों से चर्चा करके अपनी शंका का समाधान कर पाएंगे। आज आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।